चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और आपकी लास्ट मिनट की तैयारी आपकी पूरी हो गई होगी। तो जस्ट आज मैं 13 ऑफ जून को ये वीडियो शूट कर रही हूँ और आपका एग्ज़ामिनेशन आपका 15 को होने वाला है। सिर्फ एक दिन का टाइम मात्र आपके पास में रह गया है, तो अभी तक तो आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी, आपने कमर कस लिया होगा एग्ज़ामिनेशन देने के लिए। तो इसी सिलसिले में आज की ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। जितनी तैयारी आपने कर ली है वो तो करिए ही करिए, साथ में ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखने वाले हैं जो कि जिससे कि बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद में इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को भी हम देखेंगे, बुक से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, किसका क्या मीनिंग है, तो इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम इंक्लूड करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नेट रिलेटेड और साइकोलॉजी रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम पर अवेलेबल हो सके। इसके साथ ही यहाँ पे हम बात करते हैं यूपीएससी साइकोलॉजी के बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में, पीजीटी के बारे में। इसके बाद में नेट जेआरएफ के बारे में हम बात करते हैं। नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर साइकोलॉजी दोनों की ही यहाँ पे बात करी जाती है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसके साथ ही साथ में हम अपने चैनल पर बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज़ आती हैं, पीएचडी एडमिशन्स के बारे में, जो सक्सेस कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर जो बन चुके हैं यूपीएससी या फिर जीडीसी के द्वारा, उनके कुछ सक्सेस इंटरव्यूज़ भी, उनके द्वारा दिए गए टिप्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मतलब आपके लिए एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो बेल आइकन आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही नई वीडियो आए आपको उसका पता चल जाए। मैं बता दूँ कि यहाँ पर हमारे चैनल पर यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, पीजीटी, साइकोलॉजी के ऑल क्लासेस अवेलेबल हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। कई बार कॉल में पिक नहीं करती तो आप व्हाट्सएप ही कर लें। ये यहाँ पे ये नंबर है 9935606389। इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ हम टॉपिक को थोड़ा सा फास्ट करते चले जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। हम पूरे सिलेबस को एक वीडियो के अंदर हम कवर नहीं कर सकते, सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगी। हर यूनिट से मैंने कोशिश किया है कि कुछ मेन चीज़ों को, मतलब हर यूनिट को मैं एटलीस्ट टच कर लूँ, मेन चीज़ों को आपके लिए मैं लेकर के आऊँ। तो यहाँ पे ये वीडियो जस्ट एक रिवीजन की तरह है आपके लिए। लास्ट टाइम में कई बार ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछ लिया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नेम पूछ लिए जाते हैं, तो उन चीज़ों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। बाकी सिलेबस बहुत बड़ा है, बिल्कुल एक सागर की तरह है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे वन बाय वन, लाइन बाय लाइन में इंपॉर्टेंट थिंग्स को मैं डिस्कस करती चली जाऊँगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे एक नया टर्म आया है, आपको दिख रहा होगा, नामकरण विस्फोट। तो नामकरण विस्फोट क्या है? कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इवन ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है, पहले भी कई बार आ चुका है। तो नामकरण विस्फोट क्या है? आपके सामने 4-5 ऑप्शन दे देगा और आपको उसमें से एक ऑप्शन को टिक करना होगा। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन मैंने दे रखी हुई है कि क्या होता है ये, कि जब कोई बच्चा इशारा करके वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्रित करना चाहे और पूछे कि ये क्या है, तो यानी कि आपको पता है कि वो अभी इशारा कर रहा है, प्रॉपर अभी उसको बोलना नहीं आ रहा है, प्रॉपर बोल नहीं पा रहा है, इशारा कर रहा है और उस चीज़ के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ा रहा है, उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रोसेस को ही कहा जाता है नामकरण विस्फोट। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछ लेगा। इसके बाद अकॉम्प्लिसमेंट क्वेटेंट का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी कई बार पूछा हुआ है। आईक्यू का फॉर्मूला आपको पता होगा, यहाँ पे एक्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या है? तो 100 × EA/MA। तो कई बार बहुत ही कॉमन सी चीज़ हम आपसे पूछ ली जाती है, हमें आते हुए भी हम उसका आंसर नहीं देते, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत कॉमन सी चीज़ होती है, छोटी सी चीज़ होती है, तो हम सोचते हैं कि चलो बाद में पढ़ लेंगे, और वो बात कभी नहीं आता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ पर भी आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह के जितने फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे उसको एक तरफ अलग से आप नोट करते हुए चलिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं रोलो में के विकास के क्रम। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया एग्जामिनेशन में। और बेसिकली रोलो में का विकास का जो क्रम है वो बताया गया है कि सबसे पहले निर्भर यानी कि डिपेंडेंसी होती है, इसके बाद मासूमियत, इनोसेंस, इसके बाद में विद्रोही,
इसके बाद में स्व के बारे में मामूली जानकारी, इसके बाद में स्व की रचनात्मक चेतना। तो यानी कि रोलो में ने जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बताया हुआ है कि बच्चे की पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप होती है, तो उसका इन्होंने ये सीक्वेंस बताया हुआ है कि सबसे पहले बच्चा क्या होता है, दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, इसके बाद में वो इनोसेंट की स्टेज में जाता है, फिर उसके बाद वो विद्रोही हो जाता है, यानी कि बच्चा जब किसी चीज़ की जिद करता है और उसकी जिद पूरी नहीं की जाती है तो कई बार वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है या जिद करता है, उसको विद्रोही की अवस्था कहा गया है। इसके बाद में थोड़ा सा और बड़ा होता है, पर्सनालिटी थोड़ी सी और उसकी डेवलप होती है, तो स्व के बारे में यानी कि अपने बारे में कुछ चीज़ों को समझने लगता है, जानने लगता है। और इसके बाद लास्ट जो रोलो मैंने बताया हुआ है वो स्व की रचनात्मक चेतना को बताया हुआ है। तो ये सारे ये सीक्वेंस दिए हुए हैं। अब आपसे एग्ज़ाम में इसको आगे पीछे करके पूछ लेगा, हो सकता है एग्ज़ाम में आपके सामने ये चारों ऑप्शन नहीं दे, सिर्फ ये 3 ऑप्शन ही दे दे। इसके बाद पूछ ले कि रोलो में का विकास का क्रम क्या है, विकास का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सीक्वेंस है वो क्या है। तो 3 ऑप्शन ही दे दे, तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे हमने तो 5 ऑप्शन पढ़ा था, क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ध्यान रखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, किसी भी तरह से पूछेगा क्वेश्चन को, टॉपिक को तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो आपका माइंड मेकअप यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे कुछ टर्म्स दिया हुआ है जैसे कि कैटालेप्सी, ये नींद से रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिजीजेज होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। कैटालेप्सी क्या होता है, बहुत ज़्यादा नींद आना। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के टर्म्स भी पूछ लिए जाते हैं। अब कैटाटॉप्सी, नार्कोलेप्सी, इस तरह के टर्म्स क्या है कि एक ही जैसे हैं, थोड़े से मिलते जुलते से हैं, तो हमें उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो यहाँ पे कैटाटॉप्सी के बारे में क्या बताया गया है कि बहुत ज़्यादा नींद आना, इतनी ज़्यादा नींद आती है कि वो उठ नहीं पाता है। स्वसावरोध, ये भी एक तरह का नींद से रिलेटेड यानी कि स्लीपिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे ऐसा होता है कि कई बार सोते हुए जैसे सांस लेना बंद हो जाता है कई बार, या फिर सांस लेना बंद हुआ तो व्यक्ति झटके से उठता है। इसके बाद में स्वप्न किस स्टेज में आता है, तो रैम में, यानी कि रैपिड आई मूवमेंट के दौरान ही हमें सपने आते हैं। रैपिड आई मूवमेंट के दौरान हम हल्की नींद में होते हैं। 50% मतलब हमारा जो हमारे मसल्स हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन दिमाग अभी भी चल रहा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि दिन भर के जो भी एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं तो उससे रिलेटेड ही हमें कुछ ना कुछ सपना आता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि नींद हमेशा ही रैम के स्टेज में आती है, एन रैम यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट के स्टेज में कभी भी सपने नहीं आते हैं। तो रैम की नींद को ही हम लोग ड्रीमिंग स्लीपिंग भी कहते हैं, या फिर ड्रीम स्लीपिंग भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछ दे ड्रीम स्लीपिंग, ऑप्शन दे दे, तो आपको यहाँ पे मतलब कि कॉन्सेप्ट आप इतना क्लियर रखिए कि उसको आप एसोसिएट कर सके। क्वेश्चन क्या पूछा है, किससे रिलेटेड है, इसको कैसे तोड़ा गया है, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं, रात्रि आतंक, जब कई बार नींद नहीं आती है, रात में बार बार नींद ही नहीं आ रही है, तो ये वाली जो स्थिति होती है उसको रात्रि आतंक कहा जाता है। इसके बाद में एक और टर्म यहाँ पर आया हुआ है, पॉलियाना सिद्धांत, या फिर इसको पॉलियाना इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। अब पॉलियाना इफ़ेक्ट क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैंने इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में लिखा हुआ है, तो मैंने इसको अपने हिसाब से लिखा है। अब क्वेश्चन इसमें कैसे पूछ देगा, पॉलियाना इफ़ेक्ट संबंधित है, इस तरह से पूछ देगा, या पॉलियाना इफ़ेक्ट इसमें से रिलेट करता है। अब आपके सामने 5-6 ऑप्शन दे देगा, उसमें से फिर आपको कोडिंग करनी होगी। तो ध्यान रखना है पॉलियाना इफ़ेक्ट क्या है। यहाँ पे बताया गया है कि इसको सकारात्मक पक्षपात प्रभाव भी कहा जाता है। अब वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक पक्षपात प्रभाव यानी कि पॉजिटिव बायस्ड इफ़ेक्ट। ये ऐसा क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें बताया गया है कि हम लोग अपनी दुखद अनुभूतियों को सुखद अनुभूतियों की तुलना में जल्दी भूलते हैं, यानी कि हमारी जो सैड मेमोरीज़ हैं उसको हम अच्छी वाली मेमोरीज़ की तुलना में जल्दी भूल जाते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो स्ट्रेस है उसको हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भूलना चाह रहे हैं। जो चीज़ हमें परेशान कर रही है उसको हम याद नहीं करना चाहते। तो एक तरह से यहाँ पर हम एक बायस्ड हो रहे हैं, हम पक्षपाती हो रहे हैं। लेकिन किस तरह का पक्षपात कर रहे हैं, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति लगातार बस सैड मेमोरीज़ के बारे में सोचता रहेगा तो धीरे धीरे वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है जिसको कि फ्रायड ने ईगो मैकेनिज्म डिफेंस कहा हुआ है, जिसके तहत ये प्रोसेस अपने आप हो जाता है। तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रॉपर पॉलियाना सिद्धांत के डेफिनेशन को भी पूछ देगा। डेफिनेशन क्या है कि दुखद अनुभूतियों को सुखद अनुभूतियों की तुलना में हम जल्दी भूलते हैं, और इसीलिए इसको सकारात्मक
पक्षपात प्रभाव भी कहा जाता है। अब आपके सामने क्वेश्चन दे दे पॉलियाना इफेक्ट और आपके सामने ऑप्शन में ये दोनों चीज़ें दे दे, सकारात्मक पक्षपात प्रभाव और ये डेफिनेशन भी दे दे, और पूछ ले कोडिंग में कि इसमें से क्या है, ए बी सी है, बी सी डी है, या फिर ए सी और डी है, क्या ऑप्शन है। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके नेट के एग्ज़ाम में इसी तरह के पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन का लेवल इसीलिए हायर हो जाता है कि लगता है कि ये ऑप्शन है या नहीं है। तो किसी चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होगी तो क्रैक नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में आपको डीपली जानना होगा। इसके बाद एक चीज़ और, नीचे मैंने लिखा हुआ है कि फ्रायड के मोटिवेटेड फॉरगेटिंग से इसको समझा जा सकता है। तो फ्रायड ने फॉरगेटिंग की थ्योरी दी थी जिसको कि मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कहा गया था, और उसमें फ्रायड ने क्या बताया था कि हम क्यों भूलते हैं किसी चीज़ को, क्योंकि हम उसको भूलना चाहते हैं। अब आप बताइए कि हम किस तरह की चीज़ों को भूलना चाहेंगे। उन्हीं चीज़ों को हम भूलना चाहेंगे जो चीज़ें हमें दुख देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से पॉलियाना इफेक्ट के साथ में इसको रिलेट कर सकते हैं। अब पॉलियाना इफेक्ट पूछ ले और आपके सामने ये तीनों ऑप्शन दे दे कि पॉलियाना इफेक्ट इसमें से किससे संबंधित है। अब यहाँ पे आपके सामने 6 ऑप्शन दे दे जिसमें कि 3 ऑप्शन आपका वैसे ही हो जाए। पहला ऑप्शन दे दे सकारात्मक पक्षपात प्रभाव, दूसरा ऑप्शन दे दे फ्रायड के मोटिवेटेड फॉरगेटिंग की तरह है, और तीसरा इसका डेफिनेशन ही दे दे। चौथे पाँचवें में कोई और ऑप्शन दे दे। तो आपको अगर पता रहेगा, डीपली आपने इसको पढ़ा है, आपने कोरिलेट किया हुआ है, तो आप वहाँ पे कोडिंग में सही करके आएंगे। अदरवाइज़ आते हुए भी आप क्या करेंगे, गलती कर देंगे। आपने बस इसकी डेफिनेशन पढ़ी है तो ओनली सी लगा कर आएंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए, एग्ज़ाम में आप कितना भी पढ़ के जाते हैं, क्वालिफाई नहीं करने का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि कई बार कोडिंग वाले क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी। तो फ्रायड की मोटिवेटेड फॉरगेटिंग आई थिंक आपको समझ में आ गया है क्या है। पॉलियाना इफेक्ट आपको समझ में आ गया है क्या है। पॉलियाना इफेक्ट दिया किसने है, तो पॉलियाना नाम के ही साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ये दिया गया है। और इसके बाद आगे देखते हैं, ताला चाबी सिद्धांत किससे रिलेटेड है। तो ये हमारे ऑल फैक्ट्री एरिया से रिलेटेड है। ताला चाबी सिद्धांत क्या है, लॉक एंड की सिस्टम, ये कई बार पूछ लेता है। अब आपको अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर समझ ही नहीं आएगा कि ये साइकोलॉजी में लॉक एंड की के बारे में क्यों डिस्कस किया जा रहा है। तो ये बेसिकली सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं है, आपका यूनिट 4 यानी कि आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर से ही पूछा गया है। लॉक एंड की सिस्टम क्या है, हमारे ऑल फैक्ट्री जो कि हमारे स्मेल सेंसेशन से रिलेटेड होता है, उसको डिनोट करता है। ऑल फैक्ट्री सिस्टम के द्वारा ही जो स्मेल का सेंसेशन है वो पता चलता है, व्यक्ति को किसी चीज़ की स्मेल आती है या फ्रेगरेंस आता है, इसको लॉक एंड की थ्योरी भी कहा जाता है। और इसके बाद एक और यहाँ पे टर्म दिया हुआ है, तो ये सारे जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये सब टर्म्स ही दिख रहा है। ताला चाबी सिद्धांत, पॉलियाना सिद्धांत या पॉलियाना इफेक्ट, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, तो ये सब आपको पूरे सिद्धांत ही दिख रहे हैं। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट है संस्मरण। संस्मरण क्या होता है। अब बेसिकली संस्मरण को कई बार हम लोग अगर हमने इन द साइकोलॉजी वे में हमने अगर नहीं पढ़ा है तो बेसिकली यात्रा का संस्मरण, जैसे कि हम लोग हिंदी में पढ़ते थे कि किसी की कोई लाइफ की घटना का उसको संस्मरण कर रहा है या फिर किसी यात्रा का संस्मरण कर रहा है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी में इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। यहाँ पे क्या है, अभ्यास के बाद आराम करने से संस्मरण की वजह से प्रदर्शन में सुधार होता है। अब देखिए, हिंदी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं अगर आप, तो देखिए यहाँ पे हिंदी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताऊँ, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। जो टर्म है एज इट इज़ आपको जो मतलब टेक्निकल जो टर्म है वो तो याद रखना ही पड़ेगा। तो बेसिकली क्या इसमें बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अभ्यास करता है, यानी कि जब लर्निंग कर लिया जाता है, उसके बाद जब व्यक्ति रेस्ट करता है, प्रॉपर इसका एक्सपेरिमेंट भी करवाया हुआ है पेपर अपर्चर के थ्रू, नॉनसेंस लेवल को याद करवा करके, ये ग्रेजुएशन में बेसिकली इसको करवाया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि लर्निंग करने के बाद में जब रेस्ट किया जाता है तो दिमाग में क्या है, वो चीज़ें थोड़ा सा घूमती हैं। अब आप बस पढ़ते जाइए तो फिर एक टाइम के बाद में क्या होगा, चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी। तो इसीलिए बताया गया थोड़ी देर पढ़ना है आपको, थोड़ा सा रेस्ट हमने कर लिया। रेस्ट हमने किया तो हमने क्या किया, माइंड भी हमारा रिलैक्स हुआ, हमने जो चीज़ पढ़ा हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वैसे भी घूम रही है। और कोशिश करना चाहिए, चीज़ों को याद रखने का तरीका क्या है कि हमने पढ़ लिया, जब हम रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, तो हमने जो पढ़ा था उसको अपने माइंड में बार बार उसको रिपीट करते रहिए। इससे क्या है, चीज़ें आपकी डेवलप होती हैं, लर्निंग आपकी अच्छी होती है, मेमोरी आपकी थोड़ी सी बढ़ती है। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमायोग्राफी
इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन, ये भी जो टर्म्स हैं ये आपका 4th यूनिट से रिलेटेड है। तो कई बार इस तरह के टर्म्स पूछ लिए जाते हैं कि जैसे कि मसल्स की स्टडी कैसे की जाती है, आँख की स्टडी कैसे की जाती है, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है उसकी स्टडी किससे की जाती है, उसका टेक्निकल वर्ड क्या है। तो टेक्निकल वर्ड आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या होता है, मांसपेशीय तना को मापने की प्रक्रिया है, यानी कि जो मसल्स हैं उसको मापने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जो मशीन यूज़ की जाती है, उसका टेक्निकल नाम जो है वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी है। इसके बाद इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी क्या है, जो आई मूवमेंट को मेज़र करता है, आँख किस तरह से मूव कर रहा है उसको रिकॉर्ड जब किया जाता है तो उस प्रॉपर टेक्निक को कहा जाता है इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी। इसके बाद एल्थिस्मोग्राफी क्या है, तो शरीर के विशेष क्षेत्र में खून की मात्रा को मापने की तकनीक। कई बार ऐसा है कि बॉडी के किसी एक पार्ट में खून ज़्यादा है, अच्छे से सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको बेसिकली मापने के लिए जो टेक्निक यूज़ करी जाती है, जो मशीन यूज़ किया जाता है, उसको एल्थिस्मोग्राफी कहा जाता है। इसके बाद आपका स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी क्या है, तो बेसिकली ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि यंत्र मस्तिष्क की गहराई में लगाया जाता है, जिससे कि ब्रेन का जो फंक्शन है, ब्रेन की जो एक्टिविटी है, न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है, उसका पता लगाया जा सके कि सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे ले आती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। इसी के साथ जैसे कि ब्रेन टेक्निक्स को मापने के और भी तरीके हैं, जैसे कि MRI है, आपका CT स्कैन है, PET है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके बाद आगे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली टेस्टिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि यूनिट 3 आपका साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। तो बेसिकली हर बार मैं बताती हूँ, जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है या फिर कई वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है कि टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी टॉपिक की टेस्टिंग आप ज़रूर पढ़िए, और यहाँ से क्योंकि आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो बेसिकली इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके कि जैसे कि व्यसन क्षमता मापनी, यानी कि अल्कोहलिज्म या फिर सब्सटेंस एब्यूजिंग को मापने का क्या तरीका है, तो MMPI 2 के द्वारा इसको हम मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद अल्कोहल औषधि ज्ञान मापने का क्या तरीका है, तो MMPI 1 के द्वारा इसको, मतलब MMPI 1 इससे रिलेट करता है। इसके बाद में स्वपराजय मापनी, ये कैसे मापा जाता है, तो ये मिल्टन नैदानिक बहुअक्षीय इन्वेंट्री के द्वारा इसको हम मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद में आर्थिक सूचकांकों किससे मापा जाता है, तो ये RT के द्वारा, यानी कि रोसार्च टेस्ट, जिसको कि इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहा जाता है, उसके द्वारा इसको मेज़र किया जा सकता है। तो ये सारी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। MMPI 2, DPI है, CPI है, इसके बाद आपका RT है, TAT है। तो ये सारे टेक्निक्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि किसके द्वारा क्या मेज़र किया जाता है, किसका क्या टेक्निक होता है, ये सब भी आपको ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। तब तक आपने वैसे अपनी तैयारी कर ली होगी। ये तो लास्ट टाइम रिवीजन मैं करवा रही हूँ आपको, ताकि मैं भी परसों के एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें आपको क्लिक करें और आप आंसर सही करके आएँ। इसके बाद यहाँ पे क्या है, क्रेस्पी इफ़ेक्ट। ये एक इफ़ेक्ट की बात कही गई है। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रेस्पी इफ़ेक्ट क्या है। तो सबसे पहले तो क्रेस्पी वर्ड के बारे में जानते हैं। क्रेस्पी एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है जिनका कि पूरा नाम लियो पी क्रेस्पी था। बेसिकली यहाँ पे मुझे पता है कि आपको राइटिंग थोड़ा सा रफ़ लग रहा होगा, क्योंकि मैंने ये सारे नोट्स बहुत ही जल्दी में, बहुत ही ज़्यादा जल्दी में ये मैं लिखती चली गई हूँ। अब अच्छे से सुंदर से लिखने का टाइम मेरे पास नहीं था, तो देखते जाइए वीडियो को। बाकी मैं रिपीट तो कर ही रही हूँ, मेरे वर्डिंग पर ध्यान दीजिएगा। और इतना अब टाइम नहीं था कि बहुत अच्छे से मैं लिखूँ, तो लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारी चीज़ों को मैं आपको क्लियर करवा दूँ। तो क्रेस्पी इफ़ेक्ट क्या है, तो क्रेस्पी नाम के साइकोलॉजिस्ट थे जो कि अमेरिका के थे, जिनका पूरा नाम लियो पी क्रेस्पी था। उन्होंने 1942 में ये इस इफ़ेक्ट के बारे में बताया था। अब ये इफ़ेक्ट क्या है, तो ये रेनफोर्समेंट से संबंधित है। अब एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछेगा, या तो आपसे सीधा क्रेस्पी इफ़ेक्ट क्या है ये पूछ लेगा, या तो आपसे सीधा पूछ लेगा रेनफोर्समेंट के बारे में पूछ लेगा, और कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट रेनफोर्समेंट से संबंधित हैं। तो बेसिकली लर्निंग में आपकी जितनी थ्योरीज़ दी हुई हैं, 8-10 थ्योरीज़ दी हुई हैं, उसमें अगर आपने उसमें डीपली पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने की रेनफोर्समेंट को काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया है, उनकी पूरी थ्योरी ही रेनफोर्समेंट पर बेस्ड है। और वहीं कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो कि रेनफोर्समेंट के इफ़ेक्ट को लर्निंग के ऊपर नहीं मानते। तो इसीलिए ये भी पूछ सकता है कि रेनफोर्समेंट
से रिलेटेड कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्रिस्पी इफेक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है कि जैसे जैसे हम रेनफोर्समेंट को बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, लर्निंग या फिर प्रोडक्शन जो है या फिर परफॉर्मेंस जो है वो भी बढ़ने लगता है। अब एग्जांपल इसका क्या है, सबसे अच्छा एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाती है, अच्छा काम करते हैं तो क्या दिया जाता है, बोनस दिया जाता है। अब बस सैलरी ही दी जाए या फिर आजकल इंसेंटिव बहुत ज़्यादा चल रहा है, लगभग हर कंपनीज़ क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव दे रही है। सैलरी कम है, इंसेंटिव थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। तो ऐसा क्यों किया गया है, अब बस एक मतलब मिली मिलाई जो सैलरी है बस वही बस रहेगी, तो क्या होगा, जो परफॉर्मर है या फिर जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय है, वो अपना काम बस अपना काम ही करेगा। लेकिन जब यहाँ पे ऐसी व्यवस्था होगी कि जैसे जैसे काम करेगा उसको कुछ बोनस भी दिया जाएगा, कुछ और चीज़ें भी दी जाएंगी, तो उससे वो प्रभावित होगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा, मोटिवेटेड होगा और अपना काम धीरे धीरे बढ़ाता चला जाएगा, ठीक है। मोटिवेटेड होकर के काम करेगा, फिर उसके काम में क्रिएटिविटी भी दिखेगी, इससे क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होता जाएगा। तो क्या करता है कंपनी, कई बार बोनस दिया जाता है कर्मचारी को इस तरह से क्रिएटिव करने के लिए, मतलब ऑलराउंडर बनाने के लिए। कई बार फैमिली ट्रिप दे दिया जाता है, कई बार कंपनी किसी ऐसे एम्प्लॉय को जो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो कार भी गिफ्ट करती है। तो मतलब यहाँ पे जब पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं कि मतलब चीज़ें दी जाएंगी तो वहाँ पे परफॉर्मेंस भी बढ़ता चला जाता है। तो सिंपल एक लाइन में याद रखना है आपको कि जब रेनफोर्समेंट जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है तो परफॉर्मेंस भी बढ़ता चला जाता है। यही होता है क्रिस्पी इफ़ेक्ट। आगे देख लेते हैं, ये आपका परसेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। परसेप्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जितना पढ़िए उतना कम है। तो यहाँ हम मेन थिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं। मे बी लास्ट टाइम में आपको क्लिक कर जाए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। चंद्रमा भ्रम प्रभाव, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो सापेक्षिक आकार परिकल्पना से रिलेटेड है, एक तरह का भ्रम है। तो यहाँ पे क्या है कि मून, इसको ये नाम दिया गया है। दूसरा है आकाशीय परिप्रेक्ष्य, ये किस तरह का संकेत है, तो एक नेत्रीय संकेत है। तो दो तरह के संकेत के बारे में बताया गया है, यूनिपोलर और बाइनोपोलर। तो यहाँ पे जो आकाशीय परिप्रेक्ष्य है तो प्रॉपर परसेप्शन चैप्टर में इसको करवाया गया है, बताया गया है कि एक नेत्रीय संकेत में कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं और बाइनोक्यूलर सिग्नल्स में किस तरह के सिग्नल्स होते हैं। तो प्रॉपर उसकी अलग अलग लिस्टिंग की गई है, तो वो बिल्कुल आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पोन्जो इफेक्ट क्या है, तो एक तरह का प्रकाशीय भ्रम है। और अभिसरण क्या है, कन्वर्जेंस क्या है, द्विनेत्रीय संकेत है। यानी कि कई बार जब हम अचानक से लाइट में जाते हैं या फिर हम जब ऑब्जेक्ट हमारी आँख के बहुत नज़दीक होता है तो आँख की पुतलियाँ सिकुड़ के अंदर की फैल कर अंदर की तरफ जाती हैं, जिसको कि अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस का प्रोसेस कहा जाता है, जो कि द्विनेत्रीय संकेत है। तो इसको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ फेमस बुक्स के बारे में दिया हुआ है। बुक्स रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक या दो मुश्किल से पूछ लेता है। तो द एनालिसिस ऑफ सेल्फ किसके द्वारा लिखा गया, ये कूट के द्वारा लिखा गया है। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ये मैस्लो की लिखी हुई बुक है। फ्रीडम टू लर्न, ये रोजर्स की बुक है, कार्ल रोजर्स। मैन अ सर्च फॉर हिमसेल्फ, ये रोलो में ने लिखा हुआ है ये बुक। द फ्रेम ऑफ माइंड, ये गार्डनर की बुक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं, कई बार बुक रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है। आगे देखते हैं, क्षैतिज अंधकूप। अब देखिए, पियाजे की थ्योरी आप सबने पढ़ी होगी, मे बी आई होप कि आपने इस वर्ड को भी पढ़ा हुआ होगा। और क्षैतिज अंधकूप क्या है, ये टर्म है, होता क्या है, ये कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड है। बेसिकली क्या है, एक ऐसा ये कॉन्सेप्ट है, किसके द्वारा दिया गया है, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। और इसमें बताया है इन्होंने कि जब बच्चा एक तरफ से संज्ञानात्मक क्रियाएं कर पाता है लेकिन उससे मिलती जुलती क्रियाएं नहीं कर पाता है, मतलब कि एक तरफ बच्चा क्या कर रहा है, कुछ चीज़ों को समझ पा रहा है, देख पा रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड ही दूसरी चीज़ जब सेम टू सेम चीज़ दे दी जाती है उसको वो नहीं कर पाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कई बार बच्चे क्लास 2 या क्लास 3 का मैथ्स का बुक ले लीजिए। अब मैथ्स की बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ होता है, मैथ का एक एक एग्जाम्पल तो दिया ही होता है, वो एग्जाम्पल बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा है, वो उसको बिना देखे सॉल्व भी कर ले रहा है। लेकिन उसी से रिलेटेड अगर दूसरा क्वेश्चन दे दे, सेम क्वेश्चन है लेकिन वहाँ पे जो जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं उसको चेंज कर दिया जाए, तो वो उसको अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है तो इसको क्षैतिज अंधकूप कहा जाता है। जीन पियाजे के द्वारा दिया गया ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद
हंटिंगटन डिजीज़ के बारे में पूछा हुआ है। ये एनटीए का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। होता क्या है ये? इसमें हाथ पैरों में झटकेदार, अनियंत्रित, बेढंगी हरकतें, बार बार गिर जाना, बोलने में अस्पष्टता, स्लाइवा आना जैसे लक्षण देखे जाते हैं। तो हंटिंगटन डिजीज़ क्या होता है? क्रोमोसोम में गड़बड़ी के चलते होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इसके सिम्टम्स किस रूप में देखे जाते हैं? हाथ पैर में झटका आएगा बार बार, कई बार बैलेंस नहीं बना पाएगा, जो पेशेंट है वो बैलेंस नहीं बना पाएगा, और बोलने में भी कई बार बोलना कुछ चाहेगा लेकिन सही ढंग से बोल नहीं पाएगा, गिर जाएगा बैलेंस नहीं बनने के कारण में, स्लाइवा आना। तो इस तरह के डिजीज़ में इस तरह के सिम्टम्स देखे जाते हैं। अब इसकी भी पूरी लिस्टिंग की हुई है। मैं कभी किसी वीडियो में आपको प्रॉपर इस तरह के डिजीज़ जो क्रोमोसोमल जो डिज़ीज़ है उसको मैं लिस्टिंग करके आपको बताऊंगी कौन कौन से डिज़ीज़ हैं, किस क्रोमोसोम में गड़बड़ी होने से ये डिज़ीज़ होती है और किसका क्या सिम्टम है। कई बार ये सब हमें एक जैसा ही लगता है, डीपली पढ़ेंगे तब आपको इसमें डिफरेंसेस पता चलेंगे। इसके बाद आगे है ग्लास सीलिंग फेनोमेनन, या इसको ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। ये भी एक टर्म है और बेसिकली ये क्या है? योग्य और अच्छा कार्य करने वाली महिला को जब प्रमोशन, अच्छा ये एग्जांपल यहाँ पे लिखा है मैंने। बेसिकली ये होता क्या है? अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, सिंपल सी बात है। ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट क्या है? एक लाइन में जानिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, यानी हमारे अंदर क्या है? पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हम कॉन्फिडेंस की कमी है, अपने बारे में नज़रिया ऐसा है, अपने को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट। अब इसको इसी वे में समझिएगा। अब इस वे में मत समझिएगा कि आपके मतलब किसी के अंदर अगर पोटेंशियल नहीं है फिर भी उसको लगे कि आईएएस का एग्ज़ाम निकाल लेगा, मतलब नहीं निकाल पाएगा। तो मतलब उस वे में नहीं समझिए। आई थिंक मैं जिस तरह से समझा रही हूँ आपको उसी वे में समझ में आ रहा है। मतलब कि योगी होते हुए भी अपने को अंडर एस्टिमेट करना। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे एक फ़ीमेल एम्प्लॉय थी, उसको अच्छा काम करने के लिए उसकी कंपनी ने उसको प्रमोट किया, लेकिन उसने अपने प्रमोशन को इसलिए वापस कर दिया क्योंकि उसने बोला कि वो इस पद के लिए, उस लेवल के लिए उसकी एलिजिबिलिटी कम है। तो यहाँ पे क्या कर रही है? वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही है। तो इसको ग्लास सीलिंग फेनोमेनन या फिर ग्लास सीलिंग इफ़ेक्ट कहा जाता है। आगे देखते हैं कौन से साइकोलॉजिस्ट किससे रिलेटेड हैं। तो हर साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया हुआ है? कुछ खास टर्म्स को दिया हुआ है, तो उन टर्म्स से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ये टर्म किसने दिया, ये टर्म किसने दिया। तो यहाँ पे रचनात्मक विकल्पवाद, ये बेसिकली केली के द्वारा दिया गया है। हेडोनिक टोन क्या है? ये आइजेंक के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। कैटल ने प्राकल्पना निगमन के बारे में दिया हुआ है। हल ने प्रतिक्रिया अनुक्रम, इनका बहुत ही फेमस थ्योरी है, टर्म है, सिद्धांत है, हम कह सकते हैं। इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं इसको डिटेल में करवाऊँ, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी ही करवा रही हूँ, रिवीजन करवा रही हूँ। खास चीज़ें, मोटी मोटी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे जिससे कि लास्ट टाइम में आपको वो चीज़ क्लिक कर जाए। इसके बाद आगे भी ऐसे ही टर्म्स दिए हुए हैं। मनोकुशलता की बात की थी कैरोल रिफ, एक साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद है सेलिंगमैन ने हस्ताक्षर शक्ति के बारे में बात की थी। सेलिंगमैन का ही दिया हुआ एक और बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है जिसको कि कहा जाता है लर्नड हेल्पलेसनेस, अर्जित निसहायता। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अर्जित निसहायता के साथ में हस्ताक्षर शक्ति का भी कॉन्सेप्ट जो है वो सेलिंगमैन के द्वारा दिया गया है। विक्टर फ्रैंकल ने पक्ष अभिघात वृद्धि के बारे में बताया है, और कुलर ने ऑनलाइन प्रावरोध प्रभाव के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड यहाँ पे टर्म्स दिया हुआ है। बिग सी, लिटिल सी, मिनी सी और प्रो सी, इसका क्या मतलब होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखने में बहुत इजी लगेगा लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आपके पास में बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है, तो इसीलिए बहुत ध्यान से करिएगा। और यहाँ पे बिग सी का मतलब है उत्कृष्ट सृजनात्मकता, यानी कि जो हायर लेवल की जो क्रिएटिविटी होती है उसको बिग सी के द्वारा डिनोट किया गया है। लिटिल सी के बारे में क्या कहा गया है? जो हम डेली यूज़ में अपनी जो क्रिएटिविटी दिखाते हैं अपने डेली रूटीन के काम में, हम उसको जितने अच्छे से करते हैं, जितने अलग तरीके से, जितने नए तरीके से, जितने क्रिएटिव तरीके से करते हैं, उसको लिटिल सी की संज्ञा दी गई है।
मिनी सी क्या है, तो नित्य प्रतिदिन की सृजनात्मकता को आत्मनिष्ठ और व्यक्तिक रूप। तो डेली के रूटीन में जो हमारा काम है, ठीक है, डेली रूटीन को छोड़ करके बाकी हमारा जो काम है, हमारा जो प्रोफेशन है, उसमें फिर हम जो अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं उसको मिनी सी कहा गया है। और प्रो सी क्या है, पेशेवर सृजनता जिसने उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त नहीं की है, यानी कि अपने पेशे के अंतर्गत इस तरह की क्रिएटिविटी को लगाना, उसको प्रो सी कहा गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पे बीने एंड साइमन के द्वारा क्या कहा गया है, तो यहाँ पे बेसिकली इनकी थ्योरी को थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं। यहाँ पे मोटी मोटी चीज़ को देखेंगे। बीने एंड साइमन ने क्या बताया था, अच्छी तरह निर्णय करने, समझने व तर्क देने की क्षमता। ये आपका रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका दे रखा हुआ है। रीजनिंग रिलेटेड थ्योरीज़ दे रखी हुई, अलग अलग थ्योरीज़ हैं और यूनिट 6 में, और जिसमें कि चीज़ों को हम यहाँ देख लेते हैं। तो बीने साइमन ने क्या बताया था, अच्छी तरह निर्णय करने की क्षमता, समझने व तर्क देने की क्षमता, इसको इन्होंने इंटेलिजेंस कहा हुआ था। टर्मैन के अकॉर्डिंग क्या है, अवधारणाओं को बताने और उनके महत्व को ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस को इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है, सत्य या तथ्य के परिप्रेक्ष्य में श्रेष्ठ उत्तर की शक्ति। यह थॉर्नडाइक के द्वारा इंटेलिजेंस को डिफाइन किया गया है। और आइजंक ने क्या कहा है, वल्कुट द्वारा यानी कि कॉर्टेक्स के द्वारा सूचनाओं का त्रुटि मुक्त प्रचलन, यानी कि कॉर्टेक्स के द्वारा अगर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको एज इट इज़ जब ग्रहण कर लिया जाता है तो वो ही इंटेलिजेंस है। तो इस तरह से आइजंक ने इसको डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए, थ्योरी आपने पढ़ा हुआ होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना कोई टर्म पूछा हुआ है, ना आपकी सीधी सीधी थ्योरी पूछी हुई है, ना थ्योरी का नाम पूछा गया है। यहाँ पे उस थ्योरी का मूल तत्व पूछा गया है कि किसने किस तरह से डिफाइन किया है, डेफिनेशन यहाँ पे पूछी गई है। इसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट ने यहाँ पे बताया था जिनका नाम है नॉर्मन ट्रिपलेट। इन्होंने क्या बताया था, एक सिद्धांत दिया था कि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ में कंपटीशन करता है तो वहाँ पे ज़्यादा तेज रिस्पॉन्ड करता है। अब ये कंपटीशन क्या है, किसी भी चीज़ की अति, साइकोलॉजी में किसी भी चीज़ को गलत नहीं बताया गया है। ठीक है, किसी भी चीज़ को सही और गलत यहाँ पे कुछ नहीं बताया गया। यहाँ क्या बताया गया, परिस्थिति के अनुसार आप जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, जिस तरह से आप एडजस्ट करते हैं, परिस्थिति को समझते हैं तो सही है, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो फिर वहाँ पे वो एबनॉर्मेलिटी में चली जाती है। तो यहाँ पे क्या है, कंपटीशन की बात की गई है। किस तरह का कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन। जब दो लोग आपस में कंपटीशन करते हैं, हेल्दी कंपटीशन करते हैं, तो वहाँ पे रिस्पॉन्ड भी थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। या अनहेल्दी रिस्पॉन्ड भी, जब अनहेल्दी कंपटीशन भी होता है तब भी देखा गया है कि रिस्पॉन्ड जो है वो काफ़ी तेज़ हो गया था। रिस्पॉन्ड किस तरह का, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। तो जब हेल्दी कंपटीशन की स्थिति होगी तब क्या होगा कि व्यक्ति सही तरीके से आगे निकलेगा, दूसरे के साथ में कोऑपरेट करेगा और उसके साथ बढ़ते हुए, मतलब कि दूसरे के सक्सेस से जेलस नहीं होते हुए खुद को आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह का कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन की कैटेगरी में आएगा। और अनहेल्दी कंपटीशन या नेगेटिव कंपटीशन क्या होगा कि खुद को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो यहाँ पे इस तरह का कंपटीशन जो है वो नेगेटिव या फिर अनहेल्दी कंपटीशन में आएगा। लेकिन दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, रिस्पॉन्ड जो होता है, जो रिस्पॉन्डिंग बिहेवियर होता है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। इसके बाद एक और यहाँ पे टर्म दिया हुआ है सेवरिंग। ये क्या होता है, चेतन जागरूकता को आनंदकारी अनुभवों पर लागू करना। बेसिकली ये क्या है कि जब कॉन्शियसनेस में व्यक्ति होता है तो अच्छी लगने वाली चीज़, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो चीज़ हमें खुशी दे रही है, आनंद दे रही है, तो वैसे एक्सपीरियंसेस को फील करना, महसूस करना, इसको सेवरिंग कहा गया है। अब आपका काम है, जब एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा, इस वीडियो को फिर से देखिएगा। इस वीडियो में आपको जो टर्म समझ में नहीं आएगा उसको लिखते चलिएगा। अपने लेवल पे थोड़ा सा गूगल करने की कोशिश कीजिएगा, किसने दिया, क्या दिया, कब दिया, एटलीस्ट इतना तो आप काम कर ही लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है अनडूइंग हाइपोथेसिस। ये क्या है, सकारात्मक संवेग हानिकारक प्रभावों से तुरंत निजात दिलाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि कई बार अनडूइंग हाइपोथेसिस क्या है
कि कई बार अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जिसमें कि गुस्सा आ रहा है या नेगेटिव इमोशन आ रहा है, वहाँ पे क्या हमने किया, खुद को पॉजिटिव कर लिया, खुद को डाइवर्ट कर लिया। जैसे कि बहुत सारी मूवीज़ में इसका एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे वेलकम मूवी में नाना पाटेकर के द्वारा जब गुस्सा आता था तो बार बार खुद को कंट्रोल बोलता था और वो कंट्रोल हो भी जाता था, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाता था। बेसिकली इसी तरह से इसको आप, जैसे ये जस्ट एक फ़नी सा एग्जांपल था आपको मतलब एसोसिएट करने के लिए कि आपको कैसे किसी टर्म को याद रखना है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं, ऐसे सीरियल्स बने हुए हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिससे कि आप इन सारे टर्म्स को याद रख सकते हैं। तो सकारात्मक संवेग क्या करता है कि जो नेगेटिव इमोशंस में जो बॉडी को हार्म होना था, अगर हमने खुद को पॉजिटिव कर लिया तो उससे हम बच सकते हैं। जैसे कि क्रोध की अवस्था में क्या होता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, इसके बाद आपकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, फेस पे आपके काफ़ी सारे रिंकल्स बन जाएंगे। लेकिन हमने खुद को पॉजिटिव कर लिया तो ये जो नेगेटिव चीज़ों का अफेक्ट था वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगा। यानी कि बीपी भी नॉर्मल हो गई, हमारी ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो गई, फेस पे रिंकल्स नहीं पड़ेंगे और मतलब चीज़ें सही ढंग से, बॉडी कूल रहेगी, काम रहेगी। तो ये है। और बूट स्ट्रैपिंग, ये टर्म क्या होता है, बड़ी संख्या में प्रतिदर्श। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये प्रतिदर्श पर आधारित होता है, जनसंख्या के बारे में मान्यताओं पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका क्या मतलब है बेसिकली कि जब पॉपुलेशन से बड़ी संख्या में सैंपल को चुन लिया जाता है, बड़ी संख्या में सैंपल चुनेंगे तो क्या होगा, उस पॉपुलेशन की सारी क्वालिटीज़ के आने के चांसेस होंगे वहाँ पे। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है बूट स्ट्रैपिंग, जब बड़ी संख्या में सैंपल को चूज़ किया जाता है और उन पर स्टडी की जाती है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है संरचनावाद यानी कि स्ट्रक्चरिज्म। हालांकि बहुत बड़ी थ्योरी है और प्रॉपर मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। NTA-NET साइकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट मैंने पूरा का पूरा अपलोड किया हुआ है। आपको आई बटन पे क्लिक करके आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि संरचनावाद क्या करता है, सचेतन अनुभव के तत्वों पर फोकस करता है। तो मेन चीज़ को यहाँ पे हम देख रहे हैं, एज अ रिवीजन हम देख रहे हैं। तो चेतन अनुभव, चेतन प्रक्रियाओं के बारे में बताता है संरचनावाद। इसके बाद ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी क्या है, SR यानी कि स्टिमुलस रिले और रिस्पॉन्स के संबंध पर आधारित है। ये बताया गया है कि गिब्सन ने प्रत्यक्षण को जन्मजात बताया है। अब कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि परसेप्शन प्रोसेस को जन्मजात प्रोसेस बताते हैं, कुछ ने इन्वायरमेंटल प्रोसेस बताया हुआ है। तो क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है गिब्सन के अकॉर्डिंग परसेप्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या फिर इनमें से किन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा परसेप्शन को जन्मजात बताया गया है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गिब्सन ने क्या बताया, गिब्सन ने प्रत्यक्षण को जन्मजात बताया और कहा कि वातावरण का प्रत्यक्षण करने के लिए हमारे अंदर जन्मजात क्षमताएं मौजूद होती हैं और इसके लिए हमें बाहरी सहायता और जटिल चिंतन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। यानी कि हमारे सामने कोई भी चीज़ का जब हम परसेप्शन करते हैं तो प्रॉपर हम उसको कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमारे अंदर एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके चलते हम किसी भी चीज़ को देख के उसके बारे में एक आइडिया लगा सकते हैं, उसका परसेप्शन कर सकते हैं, उसके बारे में हम समझ सकते हैं। इसके बाद ऑब्जर्वेशन लर्निंग के यहाँ पे क्रम बताए गए हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो इंग्लिश वाला ये ज़्यादा अच्छा याद रखिएगा। अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, मोटिवेशन, तो ये चारों सीक्वेंस आपको लिखने के लिए कई बार पूछ लिया जाता है। और इसके बाद XXY यानी XXY क्या होता है, जब इस तरह की गड़बड़ी होती है तो उससे जो डिजीज़ या सिंड्रोम जो होता है उसको क्लीनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। और बेसिकली ये क्या करता है, पुरुषों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य विकास को प्रभावित करता है। तो किसी क्लास में किसी एक दिन में इस पर वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। ये अलग अलग ये जो क्रोमोजोनल जो डिजीज़ेज़ होते हैं या सिंड्रोम्स होते हैं, तो ये किस तरह से होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं और किसके क्या सिम्टम्स होते हैं। आगे देखते हैं। प्रीमैक सिद्धांत, प्रीमैक नियम भी कहा जाता है और प्रीमैक थ्योरी भी कही जाती है, प्रीमैक इफ़ेक्ट भी कहा जाता है। ये क्या होता है,
इसके अनुसार इच्छित वस्तु उससे जुड़े व्यवहारों को करवाने में सहायक होती है। तो सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी को अगर कोई चीज़ सिखाना है तो हम क्या करेंगे, उसकी फेवरेट वाली चीज़ को देंगे, जो उसको चाहिए। हम अगर उसको उस तरह का ही पुनर्बलन देते हैं तो वो उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख लेता है। तो इसको प्रीमैक इफ़ेक्ट या प्रीमैक थ्योरी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रतिजलता। ये क्या होता है कि जब व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के शब्दों को हूबहू दोहराता है, यानी जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, किसी एक ने अपना थॉट रखा, दूसरे से पूछा गया तो दूसरे ने भी क्या किया, सेम टू सेम उसी चीज़ को रिपीट कर दिया। तो इस तरह का जब बिहेवियर या रिस्पॉन्ड किया जाता है उसको प्रतिजलता कहा जाता है। इसके बाद आगे है कुछ टर्म्स है, ये सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि आपके यूनिट 8 से रिलेटेड यहाँ पे दे रखा हुआ है। जस्ट वर्ल्ड फेनोमेनन, ये क्या है, यह विश्वास कि विश्व न्याय संगत है और लोगों को वही मिलता है जिसके वो पात्र होते हैं, यानी कि जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, जो बुरा करेगा उसको बुरा मिलेगा। इसको जस्ट वर्ल्ड फेनोमेनन कहा गया है, यानी कि प्रकृति जो है, ये जो पूरा होल वर्ल्ड है वो न्याय संगत यानी कि न्याय की बात करता है। जो चीज़ डिज़र्व करता है उसको वही मिलता है। सिंपल है। इसके बाद फुट इन द डोर, पहले छोटा अनुरोध फिर बड़ा अनुरोध। तो पहले क्या करते हैं, पहले एक पैर रखा फिर दूसरा पैर रखा, प्रॉपर खड़े होने की जगह लिए, फिर बैठ गए फिर लेट गए। तो इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि पहले हमने क्या किया, छोटा रिक्वेस्ट किया फिर हमने बड़ा रिक्वेस्ट किया। तो इस फेनोमेनन को कहा जाता है सोशल साइकोलॉजी में फुट इन द डोर फेनोमेनन। और इसी का जस्ट अपोजिट है डोर इन द फेस फेनोमेनन। वो क्या होता है कि बड़ा अनुरोध करके पता है कि बड़ा डिमांड पूरा नहीं होगा तो छोटा डिमांड को फिर सामने रखना और उसको पूरा करवा लेना, तो वो डोर इन द फेस होता है। इसके बाद है सोशल ट्रैप। ये क्या है, ऐसी स्थिति जहाँ विरोधी अपने अपने हितों की रक्षा करता पाया जाता है। तो सोशल ट्रैप यही है कि अपने आप को बचाने के लिए वो प्रयास करना। और मेयर एक्सपोजर प्रक्रम क्या है, ऐसा प्रक्रम या फिर ऐसा मैकेनिज़्म जहां लगातार नवीन उद्दीपन के समक्ष आने से उनकी पसंद बढ़ती चली जाती है। यानी कि हम कहीं गए, शॉपिंग के लिए गए, कोई नई चीज़ हमें दिखती जा रही है, हमें अच्छी लगती जा रही है, गए थे हम एक ड्रेस लेने और 3-4 ड्रेस हम उठा करके ले आए। तो ये क्या है, मेयर एक्सपोजर, ये मैकेनिज़्म कहलाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ टर्म्स दिया गया है, थ्योरी के टर्म्स है जो कि फेमस है काफ़ी। किसके द्वारा दिया गया उसको देख लेते हैं। तो पहला है पर्सन ओरिएंटेशन इन्वेंटरी, मैस्लो ने इसको डेवलप किया हुआ है। क्यू शॉर्ट, ये रोजर्स ने डेवलप किया हुआ है। हाउस ट्री पर्सन टेस्ट, ये बक के द्वारा डेवलप किया गया है। और है लास्ट है ऑब्जेक्टिव एनालिटिक टेस्ट बैटरी, आरबी कैटल ने इसको डेवलप किया हुआ है। इसके बाद आगे बात करते हैं, कंप्यूटर ह्यूरिस्टिक मेथड को यूज़ नहीं करता। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग के 2 मेथड्स हैं आपके, एल्गोरिदम मेथड और ह्यूरिस्टिक मेथड्स। तो दोनों के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। एल्गोरिदम मेथड में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की कोशिश करते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या करता है, शॉर्टकट बताता है। तो यहाँ बताया गया कि कंप्यूटर जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, वहाँ पे कंप्यूटर के द्वारा ह्यूरिस्टिक मेथड यूज़ नहीं किया जाता। कंप्यूटर क्या करता है, वो एल्गोरिदम मेथड को फॉलो करता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ मेमोरी रिलेटेड कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि मेमोरी को इन्हेंस कैसे कर सकते हैं, उसकी कुछ विधियाँ बताई गई हैं। उसी के बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि पहला है पारस्परिक छवियाँ, ये क्या है, तो जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यदि याद रखना है कि मोजा, सेब और कैंची खरीदनी है, मतलब हमने शॉपिंग की लिस्ट बना ली, ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी, 2-3 चीज़ें हमें ख़रीदनी है। अब 2-3 चीज़ों को याद रखना है तो हम कैसे याद रखेंगे, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने याद कर लिया। एक इमेजिनेशन किया जिसमें कि मोजे में सेब को हम रख रहे हैं और उसको काटने की कल्पना कर रहे हैं। इस तरह से हमने क्या किया, इमेजिनेशन कर लिया और तीनों ऑब्जेक्ट को हमने याद कर लिया। तो मेमोरी इन्हेंस करने के तरीके में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। इसके बाद संक्षिप्ति के बारे में बताया गया है, एक्रोनिम्स के बारे में बताया गया है। ये क्या है कि बेसिकली वर्ड का जो फर्स्ट वाला लेटर होता है उसको हम काट काट के निकालते गए और उससे हमने कोई सेंटेंस बना लिया। जैसे ऐसा बहुत सारा सेंटेंस प्रचलित है, जैसे अकबर राजस्थान गया। अब यहाँ पे क्या है, अकबर राजस्थान गया से क्या मतलब है कि अलग अलग जो एरिया है, तो और से जैसे हमने अजमेर ले लिया है,
ब से हमने बरेली ले लिया। इस तरह से हमने रिलेट करके पहला पहला वर्ड, हमें अगर 7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट को याद रखना था तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले लेटर को हमने निकाल लिया और उससे कोई प्रॉपर वर्ड या फिर एक छोटा सा सेंटेंस हमने बना लिया और उसको हमने याद रखने की कोशिश कर ली। तो इस मेथड को कहा जाता है एक्रोनिम्स। इसके बाद नेक्स्ट है लॉकी मेथड। लॉकी मेथड क्या होता है कि इसमें स्थल चिन्ह में चलने की कल्पना, जिसे हम आपस में जानते हैं और आपस में जोड़ना, बेसिकली एक एसोसिएशन डेवलप करना। पैगवर्ड मेथड क्या है, ये भी बहुत फेमस मेथड है। तो पैगवर्ड मेथड क्या है, 1 इज़ 1, 2 इज़ अ शू। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक तरह से पोएट्री की तरह हमने उसको याद करने की कोशिश कर ली। और कुछ शॉर्ट पॉइंट्स आगे देखते हैं। ये यहाँ पे पूरे हर यूनिट से रिलेटेड यहाँ पे किया हुआ है। जैसे एक सामान्य वयस्क में 10,000 स्वाद कलिकाएँ होती हैं। टंग के अलग अलग एरिया से हमें अलग अलग टेस्ट के बारे में पता चलता है। तो वो प्रॉपर, ये हमारा टंग इतना खुरदुरा सा, इतना रूट सा क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ पे स्वाद कलिकाएँ होती हैं जिससे कि हमें टेस्ट का पता चलता है। तो इसकी संख्या क्या है, 10,000 के करीब है। इसके बाद नवजात में 25,000 स्वाद कलिकाएँ होती हैं, यानी कि एक जो बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, उसमें अलग अलग टेस्ट को फील करने, महसूस करने की कैपेबिलिटी एक मतलब वयस्क से ज़्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि मिसिनर कार्सल्स द्वारा व्यक्ति को तीव्र दबाव या स्पर्श का संवेदन होता है। तो ब्रेन का एक पार्ट है जिसके द्वारा एक ये स्किन रिलेटेड सेंसेशन से रिलेटेड ये है। इसके बाद आगे है अतड़ियों की दीवारों पर अरेखित मांसपेशियां होती हैं। मसल्स के बारे में बताया गया है, अलग अलग टाइप्स के मसल्स हैं, कहाँ कहाँ किस तरह की मसल्स है इसके बारे में बताया गया है कि पेट की जो दीवार होती है वहाँ पे अरेखित, अनस्ट्रक्चर्ड वहाँ पे मसल्स होते हैं। और इसके बाद आगे देखते हैं, ये बेसिकली यही सारी चीज़ें। हाँ, कोश शरीर का दूसरा नाम सोमा है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। तो कोश शरीर, सेल बॉडी को हम लोग सोमा नाम से भी जानते हैं। इसके बाद संवेग की अभिव्यक्ति में एड्रिनल ग्रंथि की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ पे इससे भी रिलेटेड हार्मोन रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ग्लैंड से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, एक्सॉन में कुछ कुछ दूरी पर दबे हुए भाग को नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो यहाँ पे न्यूरॉन का एक पार्ट होता है एक्सॉन, और एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ की एक लेयर होती है जो कि बीच बीच से दबी हुई होती है, और वो दबा हुआ जो पार्ट होता है वो नोड्स ऑफ रेनवियर होता है। माइलिन शीथ क्या होती है, ग्लिया सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। तो पूरा ये आपका बायोलॉजिकल बेसिस से रिलेटेड यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद है आपका तंत्रिका आवेग, यानी कि नर्व इम्पल्सेस के संचरण की अधिकतम दर 125 मिलीसेकंड है, यानी इतनी फास्ट गति से नर्व इम्पल्स जो है वो सर्कुलेट हो सकता है। और इसके बाद न्यूरॉन के उत्तेजित होने के बाद की अवधि, तुरंत बाद की अवधि हम कह सकते हैं, जिसमें वह पुनः उत्तेजित नहीं होता है, इसको निरपेक्ष दुर्दम्य अवधि कहा जाता है, एब्सोल्यूट इसको कहा जाता है। और बेसिकली एक बार ये एक्टिवेट हो गया, एक बार इसने नर्व इम्पल्सेस को अगले तक पहुंचा दिया, तो बहुत थोड़े से टाइम के लिए ये फिर दोबारा से एक्टिवेट नहीं होगा, फिर वापस से रेस्ट के बाद में फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। और इसका जो टाइम पीरियड होता है, देखिए बहुत ही कम होता है, 1 से 10 मिलीसेकंड तक का होता है। और न्यूरॉन के उत्तेजित होने के तुरंत बाद आराम की स्थिति होती है, जिसमें वह पूर्ण उत्तेजित नहीं होता है, और सापेक्ष दुर्दम्य स्थिति कहलाती है, जिसकी अवधि 3 से 30 मिलीसेकंड तक की होती है। आगे देखते हैं, प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम के जो हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, 2 तरह के हेमिस्फीयर के बारे में बताया गया है, आप जानते होंगे इसके बारे में। उसको जो जोड़ने वाली तंतु होती है, जो न्यूरॉन होता है, उसको कार्पस कैलोसोम कहा जाता है। और इसके बाद ये एक डिजीज़ के बारे में दिया हुआ है, प्रतिपार्श्विक उपेक्षा। ये क्या होता है, कंट्रोलेटरल नेग्लेक्ट। इसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या करेगा, तुरंत की बातचीत को भूल जाता है। मेमोरी रिलेटेड ये, फॉरगेटिंग रिलेटेड ये डिजीज़ है। और इसके बाद मोशन पैरालैक्स क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये एक नेत्रीय एग्जाम्पल है, एक नेत्रीय प्रोसेस है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आप ट्रेन में बैठे हुए होते हो तो पास की चीज़ जो होती है, पास में जो भी पेड़ होते हैं वो आपको आपके अपोजिट जाते हुए दिखते हैं, और उससे दूर, उससे पीछे का जो सीन होता है या जो
पेड़ होते हैं, जो कुछ भी होता है वो आपको अपने साथ साथ चलता हुआ दिखाई देता है। और इसके बाद है द्विनेत्रीय संकेत, जो है वो जन्मजात होता है। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी स्वेट के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया हुआ है। आरओसी कर्व क्या है, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी से रिलेटेड है। रिसीवर ऑपरेटिव कर्व जिसको कि कहा जाता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ परसेप्शन। ये हेब के द्वारा दिया गया था, जिसमें इन्होंने डुअल ड्रेस मैकेनिज्म की बात कही थी। क्वेश्चन आ जाए डुअल ड्रेस मैकेनिज्म किससे संबंधित है, परसेप्शन से संबंधित है। किसने दिया था, हेब ने दिया था। किसके अंतर्गत दिया था, तो फिजियोलॉजिकल थ्योरी के अंतर्गत दिया था। इन्होंने भी परसेप्शन को जन्मजात माना है। इसके बाद क्रमबद्ध असंवेदीकरण, ये एक थेरेपी है, ये यूनिट 9 से रिलेट कर रहा है। ये एक थेरेपी होता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। किस तरह डेवलप हुआ है, तो पेवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से ये डेवलप हुआ है। इसके बाद अवर्जन थेरेपी या विरुचि विधि या विरुचि चिकित्सा भी जिसको कहा जाता है, ये स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग से ये जा कर के डेवलप हुआ है। और इसके बाद में बात करते हैं रेशनल इमोटिव थेरेपी। किसने दिया था, तो ये अल्बर्ट एलिस ने दिया था। तो थेरेपीज को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। यूनिट 9 से ये रिलेट कर रहा है। रेशनल इमोटिव थेरेपी यानी RET अल्बर्ट एलिस ने दिया था। गेस्टाल्ट थेरेपी फ्रेडरिक एस्पर्स ने दिया था। टॉप डॉग और अंडर डॉग क्या है, गेस्टाल्ट थेरेपी से रिलेटेड है। गेस्टाल्ट थेरेपी में ही इसके बारे में बताया गया है। और टॉप डॉग क्या है, सुपर ईगो को डिनोट करता है। अंडर डॉग क्या है, ईड को डिनोट करता है। और इसके बीच में बैलेंस बनाने की बात कही गई है, यानी कि काफ़ी हद तक ये थ्योरी आपके फ्रायड की थ्योरी से रिलेट कर रही है। तो इस तरह से एसोसिएट करके कनेक्ट करके आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जिसको कि लोगो थेरेपी भी कहा जाता है, ये विक्टर फ्रैंकल के द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं रोड्स। ये आई के बारे में बताया गया है कि आई का एक पार्ट होता है रोड्स, जो कि हर कलर को एक जैसा दिखता है। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कलर देखने के लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है या फिर क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली कोन्स जो होते हैं उसके थ्रू हमें अलग अलग कलर्स डिफाइन होते हैं। अंधबिंदु क्या है, तो दृष्टि तंत्रिकाएं जहाँ पे मिलती हैं उसको अंधबिंदु या फिर फोविया पॉइंट कहा जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं विस्मृति चक्र। विस्मृति चक्र यानी कि हमने किसी चीज़ को पढ़ा तो कब वो सबसे ज़्यादा फॉरगेटिंग सबसे फास्ट कब होता है, तो जैसे ही हमने याद रखा, शब्दों को याद रखने का प्रतिशत, ठीक है, जैसे ही हमने पढ़ा है उसके बाद सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे ये आवर्स बढ़ेंगे तो भूलने की अवधि भी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी, एक टाइम पे फिर वो रुक जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं कॉर्टिकल मोज़ैक। ये क्या है, ये वल्लकुट यानी कि ब्रेन के कॉर्टेक्स से रिलेटेड है। और बेसिकली इसका क्या मतलब है कि सतत रूप से उत्तेजित या अवरोधित होता रहता है और डिपेंड करता है कि जीव का अनुभव कैसा है, यानी कि ये हमेशा ही एक्टिवेट रहता है और जैसा भी एक्सपीरियंस किया जाता है उसके बेसिस पे फिर ये प्रॉपर नर्व इम्पल्सेस को वहाँ पहुँचा करके फिर व्यक्ति बिहेवियर करता है। इसके बाद यर्किस डॉटसन लॉ, इसको यार्क डॉटसन लॉ भी कहा जाता है। ये क्या होता है, उद्वेलन यानी कि अराउजल से रिलेटेड होता है कि वह लेवल, अराउजल का वह लेवल जिसके कि बाद निष्पादन में कमी आने लगती है। तो यार्क डॉटसन लॉ ने उल्टा यू का थ्योरी दिया हुआ है और बताया हुआ है कि बेसिकली यहाँ पे मध्यम लेवल पे जो हमारा प्रोडक्शन या परफॉर्मेंस होता है हाईएस्ट होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं या पीछे आते हैं तो ये कम होता चला जाता है। इसका भी कारण है, आपको पता होगा। और यहाँ बताया गया है कुछ थ्योरीज़ के बारे में। जैसे ब्रेफनर ने बताया कि बच्चा अनेक वातावरणीय प्रभावों और प्रणालियों पर आधारित होता है, यानी कि बच्चा अपने वातावरणीय प्रभावों और प्रणालियों के द्वारा सीखता है। वाइगोत्स्की ने भी बताया कि बच्चा सामाजिक अन्योन क्रिया यानी कि सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सीखता है। जीन पियाजे ने बताया कि बच्चा अपने पूर्व ज्ञान से सीखता है, भौतिक वातावरण से सीखता है। कोलबर्ग ने बताया कि बच्चे का नैतिक चिंतन तथा चर्चा से आगे बढ़ता है, यानी कि चर्चा से, विचार से, विमर्श से उसमें मोरल डेवलपमेंट मतलब एक एज के साथ में बढ़ता चला जाता है। और औद्योगिक मनोविज्ञान यानी कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को H. मंड्सबर्ग ने स्थापित किया था, प्रॉपर इसकी एक अलग ब्रांच बनाई थी। और इसके बाद यहाँ पे कुछ थेरेपीज़ बताया गया है, कौन सी थेरेपी किसके द्वारा दी गई, जैसे कि सुव्यवस्थित असंवेदीकरण, ये जोसेफ उल्फे के द्वारा दिया गया है।
सामाजिक अधिगम चिकित्सा यानी कि सोशल लर्निंग थेरेपी बेंडूरा के द्वारा दिया गया है। कॉग्निटिव थेरेपी एरन बेक के द्वारा दिया गया है। और संज्ञानात्मक व्यवहार परिमार्जन यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन ये मिकेन बाम के द्वारा दिया गया। यहाँ पे स्केलिंग के बारे में दे रखा हुआ यूनिट थर्ड से आपका रिलेट करेगा। इक्वल अपीयरिंग स्केल थॉर्स्टन के द्वारा दिया गया है। समेटेड रेटिंग स्केल गटमैन के द्वारा दिया गया। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल ऑसगुड ने दिया था। और सोशल डिस्टेंस स्केल ये बोगार्डस के द्वारा दिया गया है। तो स्केलिंग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कितने पॉइंट की स्केलिंग है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे फिर से बुक के नेम्स यहाँ पर हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर टॉलमैन के द्वारा लिखा गया है। पॉजिटिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन हल के द्वारा लिखा गया है। बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी स्किनर के द्वारा लिखी गई बुक है। और साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर ये भी स्किनर के द्वारा लिखी गई बुक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ खास टर्म्स दिया गया है जो कि किसी साइकोलॉजिस्ट ने दिया था, जैसे कि आक्रामक मूल प्रवृत्ति। ये कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रैड के द्वारा दिया गया, जिसको कि हम लोग थैनाटॉस भी कहते हैं। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत यानी कि नीड हायरार्की थ्योरी मैस्लो के द्वारा दिया गया है। उपलब्धि प्रेरणा मैक्लीलैंड ने इसको काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है। और कुंठा आक्रामकता मिलर एंड डोलार्ड ने दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने 4 तरह के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद मेमोरी से रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चंस है, जैसे कि आइकॉनिक मेमोरी किसने दिया था। तो मेमोरी चैप्टर में हम देखेंगे कि बहुत सारे मेमोरी के टाइप्स हैं। क्लासिफिकेशन याद करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खास टर्म है तो वो किसके द्वारा दिया गया है, किसने उस प्रॉपर पर्टिकुलर वर्ड को दिया था। तो आइकॉनिक मेमोरी स्पर्लिंग के द्वारा दिया गया था। स्कीमा थ्योरी बॉटलेट के द्वारा दिया गया था। वर्किंग मेमोरी वैडले ने दिया था। और कंसोलिडेशन थ्योरी जो है मूलर, ये कंसोलिडेशन थ्योरी फॉरगेटिंग की थ्योरी जो कि मूलर और पिल्जेकर के द्वारा दिया गया था। इसके बाद आगे देखते हैं। मैजिकल नंबर 7 ± 2 को बताया गया है, जो कि मिलर के द्वारा दिया गया, यानी कि एक एवरेज पर्सन जो है वो 5 से लेकर के 9 तक के रेंज तक के चीज़ों का ऑब्जेक्ट का परसेप्शन कर सकता है। आगे देखते हैं। ये यहाँ पे संवेग से रिलेटेड यहाँ पे थ्योरीज के बारे में बताया गया, जैसे कि कैनन बर्ड ने संवेग को कैसे डिफाइन किया है। संवेग और शारीरिक अनुक्रिया एक साथ, यानी कि यहाँ पे क्या है, इमोशनल बिहेवियर और इमोशन की फीलिंग दोनों प्रोसेस यहाँ पे एक साथ होता है। इस कैरेक्टर सिंगर ने क्या बताया था कि सांवेगिक अनुभव किसी स्थिति के प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करता है, यानी कि जैसा सिचुएशन होगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा, उसके बेसिस पे वहाँ पे इमोशन भी होगा। इसके बाद जेम्स लॉन्जे ने क्या बताया था कि शारीरिक प्रक्रियाएं संवेग से पहले होती हैं, यानी कि हम भागते हैं इसलिए डरते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इमोशनल बिहेवियर यहाँ पे पहले किया जा रहा है और इमोशन की फीलिंग यहाँ पे बाद में हो रही है। तो जेम्स लॉन्जे से क्वेश्चन आपका 2-3 क्वेश्चन पूछ ही लेता है, जेम्स लॉन्जे और कैनन बर्ड थ्योरी से। थॉमकिंस ने क्या बताया कि चेहरे के भावों का पुनर्निर्वेशन सामयिक अनुभव का कारण है। कई बार हमें गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम अगर मतलब उस तरह से एक्ट करें तो हमें गुस्सा आ जाएगा। जैसे कई बार अगर किसी को हंसी नहीं आती, स्माइल नहीं आती, मन उदास रहता है, तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि मिरर में अपने को देखना है और स्माइल करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज किए जा रहे हैं। तो इससे धीरे धीरे फिर उसमें स्माइल करने की प्रवृत्ति, खुश रहने की प्रवृत्ति धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। तो ये सिद्धांत थॉमकिंस के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं। यहाँ पे IQ की पूरी लिस्ट दी हुई है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। IQ का फॉर्मूला होता है IQ = MA/CA × 100। अब यहाँ पे IQ लेवल और IQ मीनिंग दिया हुआ है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ऐसा होता है कि एवरेज के ऊपर तो कैंडिडेट्स को याद रहता है, इसके नीचे की चीज़ें कैंडिडेट भूल जाते हैं, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। 20 बिलो को इडियट या जड़ बुद्धि कहा जाता है। 20 to 59 के बीच का IQ लेवल हीन बुद्धि कहा जाता है। 60 to 69 को मोरॉन या मंद बुद्धि कहा जाता है। 70 to 79 बॉर्डर लाइन फीबल माइंडेड यानी कि सीमांत मंद बुद्धि कहलाता है। और 80 to 89 डल या फिर मंद कहलाता है। 90 to 109 नॉर्मल या फिर एवरेज कहा जाता है। 1010 to 119 सुपीरियर। 120 to 139 वेरी सुपीरियर। और 140 अबव को जीनियस यहाँ पे कहा जाता है। तो ये लिस्टिंग आपको पूरी याद रखनी है, खासकर एवरेज से नीचे, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ में यहाँ पूछ सकता है कि
पर्टिकुलर इस आईक्यू लेवल में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं बच्चे में, जिस बच्चे का आईक्यू लेवल इस रेंज का होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो आई थिंक ये रिवीजन में आपको सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, आपको धीरे धीरे याद आती चली जा रही होंगी। और आगे है गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। और गिलफोर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। गिलफोर्ड ने 3 डायमेंशनल थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने 3 एलिमेंट्स बताए थे बुद्धि के: संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन, यानी कि ऑपरेशन, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। तो संक्रिया में इन्होंने क्या बताया था? 6 तरह की मानसिक क्षमताओं के बारे में बताया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको याद होगा। तो यहाँ पे क्या है? मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति धारण, स्मृति अभिलेखन और संज्ञान। तो इन सारे प्रोसेस को ऑपरेशन के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद कंटेंट में 5 मानसिक क्षमताओं को रखा जाता है: दृष्टि, श्रवण, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहार परक। उत्पादन यानी कि प्रोडक्ट में 6 मानसिक प्रक्रियाओं को रखा गया है: इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ, रूपांतरण, आशय। यानी कि ये थ्योरी जो है वो 5x6 पे काम करती है। तो इसके बेसिस पे ये गिलफोर्ड की थ्योरी है। अब इसमें जितने पॉइंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसको। और आगे बात करते हैं डाउन संलक्षण। ये भी एक डाउन सिंड्रोम होता है, जो कि 21वें युग्म के गुणसूत्र में अतिरिक्त गुणसूत्र का होने के चलते होता है। डाउन सिंड्रोम जैसे डिजीजेस देखे जाते हैं। एंड आगे देखते हैं, थॉर्नडाइक ने इंटेलिजेंस की मल्टी फैक्टर थ्योरी दी हुई है। गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया है। प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। और कॉफ एंड कॉफमैन ने KAIT थ्योरी यहाँ पे दिया हुआ है। सूचना संसाधन मॉडल के तहत पास थ्योरी दिया गया। पास का फुल फॉर्म यहाँ पे है प्लानिंग, अटेंशन, साइमल्टेनियस कॉग्निटिव प्रोसेसिंग और सक्सेसिव कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखना है आपको, देख लीजिएगा किसने दिया था, कब दिया था, बिल्कुल आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस को मापने के लिए इमोशनल क्योटेंट EQ किसने बनाया था, किसने डेवलप किया था? बार ऑन ने डेवलप किया था। EQ का फॉर्मूला क्या है उसको भी देख लीजिएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पद का प्रतिपादन जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया था। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे मेमोरी को एनहेंस करने के तरीके, तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसी वर्डिंग दी हुई है जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ओवर लर्निंग, जब ओवर लर्निंग किया जाता है तो चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाती हैं। इसके बाद बाधा कम करना बैक्रूगर के द्वारा दिया गया था। विस्तरण और संकेतीकरण, यानी कि उसको बिल्कुल डिटेल में करके पढ़ना और सिंबॉलिक वे में पढ़ना, यानी कि मेन हेडिंग को याद रखना। और इसके बाद में संदर्भ एवं पुनः प्राप्ति। इसके बाद संगठन है, जो कि बोअर और क्लार्क के द्वारा दिया गया था। इसके साथ ही राइम्स, चंकिंग, परिवर्णीय शब्द, परिवर्णीय पंक्तियाँ, ये भी बताया गया है कि इसके द्वारा भी इसको इन्हेंस किया जाता है, मेमोरी को बढ़ाया जाता है। किसी टॉपिक को याद रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। PQRST मेथड भी दिया गया है। PQRST मेथड जो है वो थॉमस और रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है। फुल फॉर्म इसका देख लीजिएगा: प्रीव्यू, क्वेश्चन, रीड, रेसिटेशन और टेस्ट। फुल फॉर्म भी दे सकता है इसका, सीक्वेंस लगाने के लिए भी कई बार दे देता है। लॉकी मेथड भी है, पैगवर्ड मेथड भी है, तो बहुत सारे मेथड हैं। एंड इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि स्कीमास। स्कीमास क्या होता है? इससे तात्पर्य अन्य व्यक्तियों, घटनाओं एवं वस्तुओं के बारे में पूर्व कल्पना एवं अनुभूतियों का एक फ्रेमवर्क, जिसे व्यक्ति अपने मन में विकसित करता है। तो बेसिकली यही स्कीमा होता है। रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन क्या है? यानी कि पूर्वलक्षी प्रावरोध किसी भौतिक विषय को सीखने के बाद उसके बाद सीखा गया विषय मौलिक विषय की स्मृति में अवरोध उत्पन्न करता है। यानी कि हमने किसी चीज़ को सीख लिया, उसके बाद हमने किसी चीज़ को सीखा जो कि उससे मिलता जुलता सा था, तो कई बार दोनों मिक्सअप हो जाएगा और पहली वाली चीज़ भी हमें याद नहीं रह पाती है। तो यह प्रोसेस रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन है। पूर्वलक्षी प्रावरोध है, इसी का जस्ट अपोजिट है प्रोएक्टिव इनहिबिशन, यानी कि अग्रलक्षी प्रावरोध। जस्ट अपोजिट है, यानी कि मौलिक विषय को सीखने से पहले उसके पहले सीखा गया विषय अवरोधक का कार्य करता है। इसके बाद पॉलियाना इफेक्ट क्या है या पॉलियाना नियम क्या है? तो पहले भी हमने डिस्कस किया कि व्यक्ति दुखद स्मृतियों को सुखद स्मृतियों की तुलना में जल्दी भूलता है। इसी को फ्रायड ने मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कहा हुआ है, यानी कि हम भूलना चाहते हैं इसलिए भूलते हैं। और इसके बाद प्रीमिंग क्या है? तो प्रीमिंग मेथड में व्यक्ति की स्मृति में कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जिन्हें व्यक्ति शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर पाता, जैसे कि इसको प्रोसीड्यूरल मेमोरी की तरह से आप इसको याद रख सकते हैं।
इसके बाद न्यूरो इमेजिंग के बारे में बताया गया है। ये क्या है? स्मृति के जैविक आधार का अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत पीईटी इमेजिंग एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति के रक्त में हानि रहित रेडियो एक्टिव तत्व का सुई दे दिया जाता है, यानी कि उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है और ब्रेन का वह पार्ट जो ज़्यादा व्यस्त होता है उसकी स्टडी की जाती है। और यहाँ पे पर्सनालिटी यूनिट 7 से यहाँ पे चीज़ें टर्म्स दे रखे हुए हैं। पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है टाइप थ्योरी के बेसिस पे। तो हिप्पोक्रेट्स ने सबसे पहला क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें इन्होंने पर्सनालिटी के 4 टाइप्स बताए थे, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड और फ्लेगम। तो येलो बाइल तुनक मिजाजी या गुस्सैल स्वभाव को दर्शाता है। ब्लैक बाइल या काला पित्त उदास और मंदित डिप्रेस्ड बताता है। रक्त या फिर ब्लड प्रसन्न और खुश मिजाज यानी कि उत्साही प्रवृत्ति को दर्शाता है। और फ्लेगम शांत और निष्क्रिय अनएक्टिव रहना उसको दर्शाता है। इसके बाद क्रेस्मर का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन्होंने 4 अलग अलग टाइप्स बताया हुआ है, स्थूलकाय, कृशकाय, पुष्टकाय और विशालकाय। शेल्डन का क्लासिफिकेशन क्या है? सोमेटोटाइप थ्योरी भी कहा जाता है इसको, जिसमें इन्होंने पर्सनालिटी के 3 तरह के टाइप्स बताए हैं, एंडोमर्फी जो कि स्थूलकाय की तरह ही है, मेसोमर्फी और एक्टोमर्फी। एंडोमर्फी क्या होगा? मोटा तथा गोल होगा, यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। और ये खाने तथा सोने के शौकीन होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, काफ़ी सोशल होते हैं, गुस्सा जल्दी नहीं आता है। मेसोमर्फी क्या होता है? पुष्टकाय होते हैं, यानी कि एक तरह से बैलेंस्ड पर्सनालिटी। बैलेंस पर्सनालिटी यानी कि जिस रेशियो में सर है उसी रेशियो में धड़ भी है, इस तरह की पर्सनालिटी, ये आपका मेसोमर्फी हो गया, पुष्टकाय। इनमें लीडरशिप की क्वालिटी पाई जाती है, इनका बिहेवियर डोमिनेंट होता है, काफ़ी प्रभावी होते हैं। जैसे वो वाला लाइन है ना, जहाँ से खड़े हो गए वहीं से लाइन स्टार्ट हो गई, तो जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ अपना एक प्रभाव डालकर जाते हैं। लास्ट है एक्टोमर्फी। ये क्या होता है? कृशकाय। कृशकाय ये लोग काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, कलाकार हो सकते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। इनका फिजिक कुछ इस तरह का हो सकता है, बहुत पतले दुबले इस तरह से, और काफ़ी लंबे होते हैं। और आगे देखते हैं कुछ BBI पॉइंट्स। यहाँ पे हमारे तंत्रिका तंत्र के थैलमस वाला हिस्सा, सेंसरी मोटर और एसोसिएशन, ये तीनों कार्य करता है। यानी कि थैलमस जो होता है, ब्रेन का थैलमस का पार्ट होता है, वो तीनों ही काम करता है, यानी कि सेंसरी प्रोसेस भी करेगा, मोटर प्रोसेस भी करेगा, दोनों में एसोसिएशन बनाने का भी कार्य करता है। 4F का कॉन्सेप्ट क्या है? ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ है। 4F का फुल फॉर्म है फियर, फ्लाइट, फ्लाइट और फीड। जीन पियाजे ने बुक लिखी थी जिसका नाम था मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, ध्यान में रखना है। और यही चीज़ें हैं। एंड बेसल गैंग्लिया क्या है? कई तरह के एक्सॉन से जुड़ा हुआ होता है। सबस्टेनिया निग्रा क्या है? बेसल गैंग्लिया का ही एक पार्ट है। वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हंगर में। तो यानी कि हाइपोथैलेमस का भी अलग अलग पार्ट होता है जिसके थ्रू हमें भूख लगती है और हमें संतुष्टि का एहसास होता है। एंड इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि मस्तिष्कीय पक्षाघात यानी कि ब्रेन पैरालिसिस। ये क्या है? विकृतियों का समूह जो कि मांसपेशीय गति को प्रभावित करता है, मसल्स को अफेक्ट करता है। फिनक्लीटोन्यूरिया क्या है? दुर्लभ अनुवांशिकी स्तर जिसमें शरीर में अमीनो अम्ल बनना बंद हो जाता है, बहुत ही दुर्लभ ये बीमारी है। डाउन सिंड्रोम क्या है? इसमें बौद्धिक अक्षमता का सर्वाधिक सामान्य अनुवांशिकी कारण होता है, बौद्धिक अक्षमता बहुत कम होती है और यहाँ पे 21वें गुणसूत्र में एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र जुड़ने के चलते ये डिजीज़ होता है। हंटिंगटन डिजीज़ क्या है? अनुवांशिक अवस्था है जिसमें कि मस्तिष्क कोशिकाएं टूट जाती हैं और शारीरिक गति बैलेंस नहीं बना पाता है रोगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी तो नेट का सिलेबस जो है वो बिल्कुल सागर है और पूरे यूनिट के सभी तथ्यों को इंक्लूड कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जितनी चीज़ें हो सकती थी मैंने उसको इंक्लूड किया हुआ है। इस वीडियो को देखेंगे बेसिकली आपको ज़रूर ही हेल्प करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। और आप सभी कैंडिडेट्स को 15th के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ आप ज़रूरी शेयर करिएगा कि आपके एग्ज़ाम में क्या चीज़ें पूछी गई हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।